मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाए तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। रायबरेली में एक प्राइवेट डॉक्टर धीरज चंदेल की गुंडाई सामने आई है। खुद को डॉक्टर कहने वाले धीरज चंदेल ने मृत बच्चे के परिजनों के साथ बदसलूकी की, उनको दुत्कारा। यही नहीं, शोर मचाने पर परिजनों को हवालात में डालने की धमकी भी दी। इसके साथ ही बिना पैसे लिए शव न देने की कर्मचारियों को हिदायत दी। आस्था चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। हम बुलाने आए थे, पुलिस बुलाओ, शराफत से निकल जाओ, नहीं तो भी यहीं पे अभी जो है ना, यहीं से सीधा हवालात भेजूंगा। वहीं अस्पताल के सीएमओ वीरेंद्र सिंह का कहना है कि डॉक्टर का व्यवहार गलत है। इसके साथ ही न्यूज 18 से बात करते हुए सीएमओ ने कहा कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिख रहा है डॉक्टर को तो उचित नहीं दिख रहा है और इसकी जांच कराई जाएगी। समाज में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर धीरज चंदेल अपने व्यवहार से सारी हदों को पार करते नजर आ रहे हैं। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के रजवन बंद इलाके में एक जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसकी चपेट में 5 लोग आ गए। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 3 अन्य को मामूली चोटें आई हैं। इस हादसे की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि एक मकान की एक कमरे की छत गिर गई है। छत पूर्ण रूप से गिर गई है, उसमें पूरा परिवार दब गया था, जिसमें परिवार में 5 बच्चे और 2 बड़े हैं, उनके माँ बाप। तो एक बच्ची घायल है और जो माँ बाप है वो दोनों घायल हैं। सभी घायलों को पीएल शर्मा हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तो अब इसमें हम चेक कर रहे हैं कहीं कोई और तो दबा हुआ नहीं है, पूरा इसमें चेक करवाया जा रहा है। लोगों की माने तो जर्जर मकान के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन प्रशासन मौके पर सर्च अभियान चला रहा है ताकि ये पुख्ता किया जा सके कि कोई और नीचे तो नहीं दबा है। यूपी सरकार समूह ख और समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद शुरुआती 5 साल तक कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 साल की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे, उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा शुरू हो गया है। यूपी में सरकारी नौकरी अब प्राइवेट नौकरी जैसी होगी। प्रोफेशनलिज्म और परफॉर्मेंस बेस्ड काम होगा। अब 5 साल तक संविदा पर तैनाती होगी। समूह ख और समूह ग में संविदा पर तैनाती होगी। हर 6 महीने में संविदा कर्मियों का मूल्यांकन होगा। कर्मचारियों के प्रदर्शन और दक्षता का मूल्यांकन होगा। 60% से कम अंक पाने वाले सेवा मुक्त होंगे। 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति की जा सकेगी। ये सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी एसएसएफ के पास होगी। निजी कंपनियां भी पेमेंट देकर एसएसएफ की सेवाएं ले सकती हैं। यूपी एसएसएफ को ढेर सारी शक्तियां दी गई हैं, जैसे बगैर वारंट गिरफ्तारी और तलाशी की शक्ति। एसएसएफ का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर का अधिकारी इस फोर्स का प्रमुख होगा। बगैर सरकार के अनुमति के एसएसएफ के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अदालत भी संज्ञान नहीं ले सकती है। मुख्यमंत्री ने 26 जून को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी थी। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए यूपी एसएसएफ के गठन की मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। शुरुआत में यूपी एसएसएफ की 5 बटालियन गठित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने की घोषणा काफी पहले कर दी थी, जिस पर लगातार अमल हो रहा है। इसी कड़ी में 2 आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और हिमांशु कुमार के खिलाफ विजिलेंस जाँच पूरी हो गई है। विजिलेंस की ओर से दोनों आईपीएस पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आईपीएस अजय पाल शर्मा पर अपराधियों से साठगांठ और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जबकि आईपीएस हिमांशु कुमार पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सिफारिश के आरोप हैं।
आगरा में उपदेश यादव को अगवा कर हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी वाहिद और अरमान पर मुख्यमंत्री ने रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। इतना ही नहीं, बदमाशों को बचाने वाले इंस्पेक्टर सलीम पर भी कार्रवाई होगी। प्रभारी इंस्पेक्टर सलीम की भूमिका की जाँच की जाएगी। इंस्पेक्टर सलीम पर अपराधियों को बचाने का आरोप है। मासूम उपदेश यादव की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। पहले दिन तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक सलीम खान ने आरोपियों को मामूली पूछताछ के बाद छोड़ दिया था, जिसको लेकर ग्रामीणों में गुस्सा था। एसएसपी बबलू कुमार ने निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया था। वाहिद के साथी अरमान और अयूब थे, जिन्हें 2 अलग-अलग जगह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अखिलेश यादव के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी की पूछताछ में अनिल के कई राज सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पुणे में गायत्री प्रजापति द्वारा कई संपत्तियों को खरीदने का मामला भी शामिल है। ईडी अब पुणे के रजिस्ट्री ऑफिस से गायत्री प्रजापति की संपत्तियों के दस्तावेज लेगी। ईडी सूत्रों के मुताबिक गायत्री प्रजापति और उनके परिवार से जुड़ी 15 कंपनियों के सुराग मिले हैं। इनमें 11 कंपनियां पूर्व मंत्री के नाम पर हैं, जबकि 4 कंपनियां पत्नी और बेटे अनिल के नाम पर हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि बेटे की कंपनी एमजे कोलोनाइजर ने लखनऊ में बड़ी खरीद की है। एमजे कोलोनाइजर ने लखनऊ के मोहनलालगंज में 110 बीघा जमीन खरीदी। इस जमीन की वर्तमान कीमत 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा बताई जा रही है। ईडी की पूछताछ में अनिल प्रजापति ने पुणे में महंगा रॉ हाउस खरीदने की बात भी कबूली है। गायत्री प्रजापति के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने शेल कंपनियों के जरिए मोहनलालगंज में करोड़ों की संपत्तियां खरीदी हैं। इसके अलावा खनन घोटाले के मामले में भी उनसे पूछताछ चल रही है। प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। लूकरगंज में अतीक अहमद के कब्जे वाली 7000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। राज्य सरकार की इस नजूल संपत्ति पर बाहुबली अतीक अहमद का करीब 10 साल से कब्जा था। इसकी लीज की अवधि भी खत्म हो गई है। पुलिस और प्रशासन की मदद से जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। जमीन पर लगभग 10 से 12 साल पहले से कब्जा इनका है और ये सरकारी ज़मीन चूँकि बेशकीमती है और सरकारी उपयोग के लिए है। करीब 60 करोड़ कीमत की जमीन को सरकार अब अपने इस्तेमाल में लेगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात रही। साथ ही बड़ी संख्या में पीएसी को भी तैनात किया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ, पीडीए, जोनल अधिकारी समेत निगम के अतिक्रमण निरीक्षक भी इस दौरान उपस्थित रहे। तो 4 तस्वीरों में नजर आ रहा है कि प्रयागराज में अलग अलग जगह पर कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लगातार पुलिस और प्रशासन का शिकंजा अतीक अहमद और उसके गैंग पर कसता जा रहा है। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत लगातार टॉप 10 अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है। खुटार इलाके में 4 शराब माफिया जीत सिंह, रोशन देशराज और कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनकी संपत्तियां भी सीज कर दी गई हैं। अपनी संपत्ति इस अवैध और काले कारनामों के कारण अर्जित की गई थी, उन सबको चिन्हांकन किया गया है, उनकी जब्तीकरण किया गया है और उनको नोटिस जारी किया गया है। आने वाले समय में हम उनको नीलाम करेंगे। चारों बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इनकी संपत्ति भी राजसात की जाएगी। जीत सिंह है, रोशन सिंह, देशराज सिंह और कश्मीर सिंह, ये 4 अभियुक्त हैं जिनके विरुद्ध ये 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में नामी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए 4 शराब माफियाओं की करीब 1 करोड़ 86 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। अब इनकी संपत्तियों को नीलाम करने की तैयारी की जा रही है। बुलंदशहर में सड़क हादसे में मारी गई छात्रा सुदीक्षा भाटी के परिजन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। उनके साथ दादरी के विधायक तेजपाल नागर और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर भी थे। मुख्यमंत्री ने परिजनों से बातचीत की और सुदीक्षा भाटी की मौत के बारे में परिवार वालों के कामकाज के बारे में जानकारी ली। साथ ही परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत प्रदेश सरकार की तरफ से, 5 लाख रुपए हम लोग वहाँ मिलकर 5 लाख रुपए की सहायता हम करेंगे, तो 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुदीक्षा भाटी के परिवार की है। के जाने का दुख सबको है, लेकिन हिम्मत से काम लें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सुदीक्षा के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि इलाके के बच्चों को आगे बढ़ने और पढ़ने की प्रेरणा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को परिवार की आर्थिक मदद के भी निर्देश दिए हैं। सुदीक्षा के परिवार को 15 लाख रुपए सरकार की ओर से और 5 लाख रुपए सांसद सुरेंद्र नागर की ओर से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री से भेंट के बाद सुदीक्षा के परिजनों ने मुलाकात को संतोषजनक बताया। योगी सरकार ने कोरोना संकट में शानदार काम किया, उस पर आज एक बार फिर मोहर लगी।
जब उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा कोविड टेस्ट करने वाला प्रदेश बन गया है। अब तक सूबे में 75 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। टेस्टिंग के आंकड़े बहुत जल्द ही 1 करोड़ को छूने वाले हैं। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए हैं कि इसी महीने 1 करोड़ कोविड टेस्ट का लक्ष्य पूरा करना है। जैसा कि अभी एसीएस हेल्थ ने बताया आपको, हमारा प्रदेश 75 लाख टेस्ट करने वाला पहला प्रदेश हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए ये कहा है कि अब इसको 1 करोड़ तक ले जाना है और जल्दी ही जहां हम 1.5 लाख टेस्ट पर डे कर रहे हैं। एक और अच्छी बात है कि प्रदेश का मृत्यु दर 1.4% है, तो दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम है। जबकि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसके साथ ही एक और सुकून देने वाली बात है कि यहाँ पर रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा है। सरकार कोविड को लेकर मनोरंजन के जरिए भी लोगों को जागरूक करने की योजना बना रही है। गाजियाबाद में साहिबाबाद के जनकपुरी इलाके से मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। पीड़ित अशोक अपने परिवार के साथ जनकपुरी में रहते हैं। पड़ोस में ही कुछ लोग गैस रिफिलिंग का अवैध काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत अशोक बार बार पुलिस और कॉलोनी के लोगों से कर चुके थे। पीड़ित का आरोप है कि गैस रिफिलिंग करने वाले बदमाश दबंग थे और उन्होंने लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी और मौका मिलने पर गैस रिफिलिंग करने वाले दबंगों ने कारोबारी अशोक के घर में घुसकर हमला कर दिया और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। दबंगों से तंग आकर मृतक पुजारी के परिवार वालों ने पलायन कर दिया है। दबंगों पर पीड़ितों की 17 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पीड़ित परिवार घर का सामान भरकर गांव से पलायन कर गया। पलायन की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप है। हालांकि डीएम इसे जमीन का विवाद बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने एसडीएम से पूरे मामले की जाँच करने के लिए कह दिया है। एक महिला द्वारा ये कहा गया है कि ये विवाद के चलते वह गाँव से पलायन कर रही है। इस बात की सूचना हम लोगों को मिली है। एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि वो जाके जो भूमि विवाद का प्रकरण है उसको नियमानुसार निस्तारित करेंगे। दबंगों के आतंक से पीड़ित परिवार काफी डरा हुआ है। उन्होंने मकान पर लिखवा दिया है ये घर बिकाऊ है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की जांच कर रही है। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षित माहौल में वापस लाने की तैयारी भी की जा रही है। महराजगंज में चोरी करते पकड़े गए युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने चोर को जमकर पीट दिया। गांव वाले लाठी डंडे और लात घूंसों से काफी देर तक चोर को पीटते रहे। नौतनवा थाना इलाके के खोरिया बाजार का मामला है। मारपीट के बाद ग्रामीणों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। बागपत के बड़ौत थाना इलाके में खूनी संघर्ष सामने आया, जहां सड़क पर फैली गंदगी को साफ करने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया, जिसमें महिला और पुरुष समेत 6 लोग घायल हो गए। घायलों को बड़ौत के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों में महिलाओं को सिर और हाथों में गंभीर चोट आई है। कितने लोग हैं आपके घायल? घटना बड़ौत कोतवाली के बड़का गांव की है, जहां मामूली बात पर आसपास के 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुई फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक घायल हो गया। मृतक आरोपी फारूक मूल रूप से यूपी के खुर्जा का रहने वाला था। फारूक के खिलाफ दिल्ली में और खुर्जा में कई मुकदमे दर्ज थे। शुरुआती जांच में पुलिस इसे गैंग वॉर मान रही है। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग कर दी। आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। अम्बेडकर नगर में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। बदमाश मोहम्मद अतहर उर्फ बाबा के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक मिली है। बदमाश पर 6 से ज्यादा गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने घायल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश कुख्यात सोनू है, जिस पर शराब तस्करी के 16 केस दर्ज हैं। बदमाश की निशानदेही पर अवैध शराब भी बरामद कर ली गई है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आज महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। मुंबई में राजभवन में दोनों की ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। शिवसेना नेता संजय राउत से विवाद के बीच अपने दफ्तर पर हुई बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना ने राज्यपाल से चर्चा की। राजभवन पहुंची कंगना ने गवर्नर कोश्यारी के पैर छुए। मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन है यहाँ पे।
एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी। बीएमसी ने 9 सितंबर को मुंबई के पाली हिल्स स्थित कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी। बीएमसी का दावा था कि कंगना के दफ्तर में मानकों को दरकिनार करते हुए अवैध निर्माण किया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत से जुबानी जंग के बीच बीएमसी की इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताते हुए सियासत भी खूब हुई थी। खबरों का सुपर अंदाज जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक